भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने मंगलवार को सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। यह परीक्षण सेना की अंडमान निकोबार कमान की तरफ से किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए पश्चिमी कमान को बधाई दी। ब्रह्मोस को भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस के फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज NPO के बीच एक अंतर सरकारी समझौते के तहत ब्रह्मोस एयरोस्पेस रूप में विकसित किया गया है। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीट में से 89 पर मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार अभियान थम गया। इन 89 सीटों पर पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। बाकी 93 सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रचार अभी 3 दिसंबर तक चलेगा। दूसरे चरण के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह 4 जगहों पर रोड शो करेंगे और रैलियां करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी 4 जगहों पर जनसभाएं करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी करीब 6 जगहों पर रैलियां और बैठकें होंगी। इनके साथ ही CM भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कई जगहों पर प्रचार अभियान में शामिल होंगे। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए जमकर प्रचार करेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात में स्टार प्रचारक हैं। भगवंत मान आज सुबह 11 बजे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उम्मीद है कि इस दौरान वो गुजरात में बीजेपी की खामियों को उजागर करेंगे और आप पार्टी की उपलब्धियों को गिनाएंगे। साथ ही कांग्रेस की तरफ से रघु शर्मा, आलोक शर्मा, शक्ति सिंह गोहिल, जगदीश ठाकुर समेत अन्य नेता दूसरे चरण के लिए अलग अलग जिलों में जनसभा और जनसंपर्क करेंगे। दिल्ली में MCD चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बीजेपी नुक्कड़ सभा और पदयात्रा के साथ साथ आज फिर कई जगहों पर रोड शो करेगी। इसमें कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। आज फिर बीजेपी दिल्ली में 14 बड़े रोड शो करने जा रही है। इन रोड शो में बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। बता दें कि अब तक बीजेपी 450 से ज्यादा ऐसे नेताओं की जनसभा भी करवा चुकी है। मंगलवार को भी 108 जनसभाएं हुई थी। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 3 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली कैंट से आप के पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह, त्रिलोकपुर से पूर्व विधायक राजू धींगान और गोकुलपुर से पूर्व विधायक चौधरी फतेह सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में ये तीनों पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों विधायकों का स्वागत किया। यूपी में होने वाले चुनावों के मद्देनजर CM योगी आदित्यनाथ आज यूपी में 3 जगहों का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान CM योगी मेरठ, खतौली और गोरखपुर जाएंगे। आज दोपहर के वक्त CM योगी मुजफ्फरनगर के खतौली में उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद CM योगी मेरठ में करीब 2 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 517 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। यहाँ से CM गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। यहाँ CM योगी प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लेटेड फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी सुलह करवा दी है। गद्दार विवाद के बाद मंगलवार को पहली बार एक बैठक में गहलोत पायलट के बीच नमस्कार हुआ। इसके बाद वेणुगोपाल ने पहले बंद कमरे में दोनों को मिलवाया, फिर मीडिया के सामने गहलोत पायलट के हाथ खड़े करवा कर कहा, दिस इज राजस्थान कांग्रेस, हम पूरी तरह एक हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत कह चुके हैं, हम यात्रा तक ही नहीं, चुनाव तक एकजुट होकर काम करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि गहलोत और पायलट दोनों पार्टी के लिए एसेट्स हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने महाकाल के मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ पूर्व CM कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया। महाकाल की नगरी उज्जैन में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने गरीब मजदूरों, किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदारों को असली तपस्वी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन 1-2 लोग हैं जो मोदी जी की पूजा करते हैं, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट मंगलवार को पूरा हो गया। इससे आफ्ताब के नार्को टेस्ट का रास्ता भी साफ हो गया। पुलिस ने दिल्ली कोर्ट से 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाने की अपील की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में होगा, जिसके लिए पुलिस आधिकारिक रूप से अस्पताल से मुलाकात करेगी और तैयारियों की समीक्षा करेगी। हालांकि पॉलीग्राफ के बाद नार्को के लिए पहले से ही
अस्पताल में तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल के सर्वर हैक मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA जांच कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एम्स प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के अलावा खुफिया ब्यूरो, NIC, NIA और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। NIC के अधिकारियों ने बैठक में कहा कि जल्द ही एम्स के सर्वर को सुचारू रूप से काम करने के लिए ठीक कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि 23 नवंबर से एम्स का सर्वर रैंसमवेयर हमले से जूझ रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी मंगलवार को जेल में बंद अपने बेटे आशीष मिश्रा से मिलने जेल पहुंचे। 5 दिसंबर को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी सिलसिले में अजय मिश्रा आशीष मिश्रा से मिलने जेल पहुंचे हैं। बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि आशीष मिश्रा ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आशीष के ड्राइवर समेत 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आज खेल जगत की बड़ी हस्तियों को राष्ट्रपति भवन में खेल रत्न पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सभी खिलाड़ियों और कोचों को इन पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। खेल मंत्रालय के मुताबिक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को चुना गया है। अर्जुन अवार्ड के लिए 25 खिलाड़ियों को चुना गया है। 7 कोच द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होंगे, वहीं 4 खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कर्नाटक के सीएम मुंबई दिल्ली पहुंचे हैं। बता दें, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों से सीमा विवाद चल रहा है। 1960 में अपने गठन के बाद से ही महाराष्ट्र का बेलगाम जिले और 80% मराठी भाषी गाँव को लेकर कर्नाटक से विवाद है। महाराष्ट्र में पड़ने वाले सांगली जिले के जत तालुका के जिन 40 गाँव पर कर्नाटक ने अपना दावा ठोका है, वहाँ कन्नड़ भाषियों की तादाद अधिक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा वाले आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई जारी है। इस मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसके अलावा ज्ञानवापी के एक और मामले में आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने वाली याचिका पर होगी। भगवान आदि विश्वेश्वर मामले में वादी किरण सिंह और अन्य की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। ट्रांसफर की मांग के पीछे के कारण को राखी सिंह के वकील न्यायालय के सामने पेश करेंगे। विकास के कार्यों को और ज्यादा गति देने के लिए आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ऊर्जा क्षेत्र में 15,871.24 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। इस दौरान वे 2,635.30 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य का भी शुभारंभ करेंगे। बता दें, समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा स्तर पर डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। बता दें, डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो लीगल टेंडर होगा। इसके साथ ही ये पायलट प्रोजेक्ट ग्राहकों और व्यापारियों के साथ क्लोजर यूजर ग्रुप को कवर करेगा। वहीं ये डिजिटल रुपया इस समय जारी पेपर करेंसी और सिक्कों के मूल्य के अनुसार ही जारी होगा। ग्राहक डिजिटल रुपयों का लेन देन डिजिटल वॉलेट के जरिए कर सकेंगे। फिलहाल 1 दिसंबर से मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। टाटा ग्रुप ने मार्च 2024 तक अपनी एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया के विलय की घोषणा कर दी है। बता दें, काफी समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि टाटा ग्रुप अपने सारे एयरलाइंस कारोबार को एक साथ ला सकता है। वहीं सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड CI ने भी विस्तारा एयर इंडिया विलय की पुष्टि की है। हालांकि विस्तारा के एयर इंडिया में विलय के बाद वो एयर इंडिया में 25.1% की मालिक बन जाएगी। टाटा ग्रुप की इस समय विस्तारा में 51% हिस्सेदारी है। बाकी बची 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतिम वनडे मैच क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। इससे पहले मेजबान टीम ने टीम इंडिया को पहले मैच में हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली थी, जबकि दूसरा मुकाबला बारिश में धुल गया था। ऐसे में अगर टीम इंडिया ये आखिरी मुकाबला नहीं जीत पाती तो मेजबान टीम सीरीज 2-0 से जीत जाएगी। ऐसे में शिखर धवन एंड कंपनी पर काफी दबाव रहेगा। हालांकि इससे पहले टीम इंडिया ने T20 सीरीज में मेजबान टीम को शिकस्त दी थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया। साथ ही मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तत्काल सहायता राशि के तौर पर देने का ऐलान किया है।
बिहार के भागलपुर जिले से एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मी एक अश्लील गाने पर झूमते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिसकर्मी बाल बालाओं के साथ कई अश्लील गानों पर झूमते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दरोगा जी खुलेआम धूम्रपान भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो काफी पुराना है और आमडंडा थाना क्षेत्र से सटे मां काली नाट्य मंच से है। फिलहाल मामले की तफ्तीश चल रही है। जम्मू के पक्का ढंगा थाने में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खबर यह है कि लोग राजभवन के पास एक ड्रोन उड़ा रहे थे। जब इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला ये लोग राजभवन के पास एक निजी समारोह में ड्रोन उड़ा रहे थे, जो गलती से राजभवन के पास आ गया। पुलिस के मुताबिक राजभवन का एरिया नो फ्लाइंग जोन में आता है, इसलिए ड्रोन को जब्त किया गया है। ड्रोन को राजभवन के पार्किंग एरिया में उड़ते देखा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली के छतरपुर इलाके में हिंदू एकता मंच पर एक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा वालकर को न्याय दिलाने के लिए किया गया था। महापंचायत के आयोजित कार्यक्रम में उस समय बवाल मच गया जब एक महिला ने भरी सभा में एक व्यक्ति को चप्पलों से पिटाई कर दी। मामले के मुताबिक महिला उस व्यक्ति के पिता को देखकर आग बबूला हो गई थी, जिसके साथ उसकी बेटी ने बिना उसकी रजामंदी के शादी की थी, जिसकी वजह से महिला काफी परेशान थी, जिसकी वजह से उसने भरी सभा में उस व्यक्ति पर चप्पलों से हमला कर दिया। उत्तराखंड के औली में चीनी सीमा के पास भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है, जहां दोनों देश 15 दिनों तक ये सैन्य अभ्यास साझा करेंगे। इस अभ्यास के लिए जवान रूसी मूल के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार होकर औली पहुंचे। भारतीय सेना की टुकड़ी Mi-17 हेलीकॉप्टर से स्थिरिंग ऑपरेशन कर रही है। जानकारी के मुताबिक सेना ऊंचाई वाले इलाके में हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम देगी। इस अभ्यास की खास बात यह है कि इसमें भारतीय सेना के जवान निहत्थे युद्ध का प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले से जगन्नाथपुरी दर्शन करने गई युवती की संदिग्ध मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवती का नाम राधिका था और जिसकी उम्र 18 साल थी। राधिका की लाश अर्धनग्न अवस्था में समुद्र किनारे मिली थी। उसकी हाथ की उंगलियां कटी हुई थी और उसकी लाश को एसिड से जलाया गया था। मामले के मुताबिक युवती 23 नवंबर की सुबह होटल के कमरे से नीचे गिरे कपड़े उठाने नीचे गई थी और तभी लापता हो गई थी। फिलहाल भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तराखंड के हरिद्वार से हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले के मुताबिक ज्वालापुर के नामित पार्षद हारून खान की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। अपनी शादी से 1 दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान अपने आवासीय परिसर में हारून ने अपनी लाइसेंसी राइफल से कई राउंड फायरिंग की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एमपी के कटनी में मणिपुरम गोल्ड लोन में हुई डकैती मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस डकैती की वारदात में शामिल 6 आरोपियों में से 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, कटनी जिले में 6 हथियारों से लैस बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में मणिपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। लुटेरे तकरीबन 16 किलो से अधिक सोना, 3.5 लाख रुपए नकद और एक बाइक लेकर फरार हो गए। वहीं इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी तक बैंक से लूटा गया सोना बरामद नहीं हुआ है। वाराणसी से बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां भतीजे की शादी में नाचते नाचते एक शख्स की मौत हो गई। वाराणसी के बड़ी पियरी इलाके की पूरी घटना है। बता दें, मृतक का नाम मनोज विश्वकर्मा था। बारात में शामिल लोगों को लगा कि वो डांस स्टेप कर रहे हैं। हालांकि जब कुछ देर नहीं उठे तो परिजन तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कैसे मनोज विश्वकर्मा नाचते हुए गिर जाते हैं। आशंका है कि मनोज को कार्डियक अरेस्ट हुआ। आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए हैं। उन्होंने कमर बाजवा के बाद इस पद को संभाला है। आसिम मुनीर के पाकिस्तान चीफ बनते ही सेना में कुछ अधिकारी नाराज हो गए हैं। 2 बड़े अफसरों ने समय से पहले रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि आर्मी चीफ के लिए उनके नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन बाद में सेना प्रमुख किसी और को बना दिया गया। अब आसिम मुनीर के सामने चुनौतियों का अलग ही पहाड़ है। कई आंतरिक मुद्दों से तो उन्हें जूझना ही है। इसके अलावा आर्मी के अंदर पनप रही नाराजगी को भी शांत करना है। 2 दिसंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका आम जनता के लिए B-24 रेडर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पेश करेगा, जो B-2 स्पिरिट इनविजिबल USA की जगह लेगा। B-21 रेडर को बनाने वाली कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने कहा है कि अगले साल यानी 2023 में ये बम वर्षक उड़ान भरने लगेगा। आम जनता के सामने इसका प्रदर्शन इस साल के अंत तक किया जाएगा। साथ ही
उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल इसके कुछ टेस्ट बाकी हैं जो जल्द ही पूरे किए जाएंगे। बता दें कि ये अमेरिकी बमवर्षक B2 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति के तहत इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला चीन के शिजुआन प्रांत के लुझोउ शहर का है, जहां एक गर्भवती महिला को मजबूरीवश सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। बताया जा रहा है कि महिला के पास कोविड जांच रिपोर्ट नहीं थी, जिसकी वजह से उसे अस्पताल प्रशासन ने एडमिट नहीं किया। आखिरकार महिला की सड़क पर ही डिलीवरी हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में महिला को दर्द से कराहते हुए सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। चीन में कोविड नियमों को लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खूब फजीहत हो रही है। चीन के कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कुर्सी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें होजियाओ शहर की हैं, जहां भारी मात्रा में लोग सड़कों पर उतरकर जिनपिंग की कोविड नीतियों का विरोध कर रहे हैं। चीन के उड़ुमकी शहर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन शंघाई, बीजिंग के अलावा गुआंगझू और चेंदू जैसे शहरों में भी फैल चुका है। इसके बाद शी जिनपिंग अपने ही घर में अपने ही लोगों से घिर गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।